वेलकम टू स्मार्ट जी के ट्रिक्स। तो फ्रेंड्स, बायोलॉजी के इस सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं स्केलेटन सिस्टम यानी कंकाल तंत्र। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने कंकाल तंत्र के बारे में कुछ बेसिक चीज़ों को जाना था, जैसे कि विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत स्केलेटन सिस्टम यानी कंकाल तंत्र का अध्ययन किया जाता है, कंकाल तंत्र किस किस से मिलकर बना हुआ है। जैसे कि हमने बोन्स और कार्टिलेज के बारे में भी थोड़ी डिस्कस करी थी, और हमारे बॉडी में कंकाल तंत्र किस तरह हेल्प करते हैं, इनका वर्क क्या होता है, इनका फंक्शन क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था। और ये कितने पार्ट में बांटा गया है, कितने भागों में इसको डिवाइड करके अध्ययन करते हैं, इन सारी चीज़ों को देखा था। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई स्टडी ग्रुप है, प्रिपरेशन करने वाले आपके फ्रेंड्स हैं, तो उन्हें भी वीडियो को शेयर कर दें ताकि उनके लिए भी, जो भी एग्जाम के लिए वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी हेल्पफुल हो। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि बायोलॉजी से लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से 2, 4, 5 क्वेश्चन अवश्य ही पूछ लिए जाते हैं। तो इस दृष्टि से यहाँ पे हम बायोलॉजी को अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि स्केलेटन सिस्टम को हमने कितने भागों में डिवाइड किया था, थोड़ी सी हम रिमाइंड करते चलेंगे उन चीज़ों को जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। शॉर्टली थोड़ा सा देख लेंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो स्केलेटन सिस्टम था, स्केलेटन सिस्टम, ठीक है फ्रेंड्स, स्केलेटन सिस्टम को कितने भागों में डिवाइड किया गया था। तो स्केलेटन सिस्टम को हमने देखा था कि टू टाइप में डिवाइड कर दिया गया था। जैसे कि हम अगर पहले की बात करें तो पहला था मेरा एक्सो स्केलेटन सिस्टम। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हिंदी में बात करें तो बाह्य कंकाल तंत्र, इसके बारे में हमने वहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया है, तो यहाँ पे हम ज़्यादा नहीं बताएंगे, केवल हम आगे टाइप देखने वाले हैं। टाइप के बाद हमने वहाँ पे ये बाह्य कंकाल तंत्र के बारे में भी पढ़ लिया था। आगे हम पढ़ते हैं, अगला क्या था हमारा, अगला कौन सा स्केलेटन सिस्टम था, अगला था एंडो स्केलेटन सिस्टम। ठीक है फ्रेंड्स, यानी आंतरिक या अंतः कंकाल तंत्र, अंतः कंकाल तंत्र। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमने पूरे स्केलेटन सिस्टम को 2 भागों में डिवाइड करके डिस्कस कर रहे थे, 2 भागों में बांट के हम इसको अध्ययन कर रहे थे। तो हमने पहले भाग के ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। आज हम पढ़ने वाले हैं एंडो स्केलेटन सिस्टम यानी अंतः कंकाल तंत्र। अंतः कंकाल तंत्र के बारे में बिल्कुल हम बेसिक चीज़ों को पढ़ेंगे वहाँ पे, और बेसिक से जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं उन सारे चीज़ों को हम देखेंगे। जो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जो बनते हैं उन सारे चीज़ों को देखेंगे, क्या क्या यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम आगे चलते हैं और अंतः कंकाल तंत्र यानी एंडो स्केलेटन सिस्टम के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आगे एंडो स्केलेटन सिस्टम। ठीक है फ्रेंड्स, यानी अंतः कंकाल तंत्र के बारे में बात करने वाले हैं। क्या है अंतः कंकाल तंत्र, इसके बारे में हम देखने वाले हैं आगे। तो फ्रेंड्स, अंतः कंकाल तंत्र के भी 2 भाग होते हैं, इसे भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। अगर हम पहले भाग की बात करें तो पहला भाग होता है बोन, बोन को अस्थि भी बोलते हैं, अस्थि। और दूसरे की बात करें तो दूसरा होता है कार्टिलेज, कार्टिलेज के बोलो तो हिंदी में बोले तो उपास्थि, उपास्थि। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, इस तरह से जो हम एंडो स्केलेटन सिस्टम को पढ़ने वाले हैं, यानी हमने बाह्य कंकाल तंत्र को देख लिया था कि बाह्य कंकाल तंत्र में वहाँ पे जैसे बाल हो गए, नाखून हो गए, मछलियों के ऊपर जो सल्क पाए जाते हैं, पक्षियों के जो पंख होते हैं, ये सब किस में आ रहे थे, ये आ रहे थे हमारे बाह्य कंकाल तंत्र। और हम पढ़ किसके बारे में रहे हैं अब,
हम अंतःकंकाल तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि बाह्य कंकाल तंत्र से बहुत सा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछते, बहुत कम एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, उतने हमने उसके बारे में पढ़ लिया है। ठीक है फ्रेंड्स। और जो बाह्य कंकाल तंत्र होते हैं वो क्या होते हैं, डेड सेल होते हैं उनके, यानी मृत सेल होते हैं। और जो एंडोस्केलेटन सिस्टम होता है अंतःकंकाल तंत्र के जो भी होते हैं उसमें लिविंग सेल होते हैं, जीवित सेल से वो बना होता है। अंतःकंकाल तंत्र के बारे में बात कर लें तो अंतःकंकाल तंत्र में जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि अस्थियां हो गए, बहुत सारे अस्थियां, फीवर, ठीक है, रेडियस, अल्ला, ये सब क्या है अंतःकंकाल तंत्र के ये पार्ट एक एक करके हैं, जो कि ज्वाइंट्स होकर एक कंकाल तंत्र यानी संपूर्ण ढांचा बॉडी का बना रखे हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम अंतःकंकाल तंत्र के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और अंतःकंकाल तंत्र को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहली बात करें हम बोन्स और दूसरा कार्टिलेज यानी अस्थि और उपास्थि में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम अस्थि के बारे में पढ़ेंगे कि अस्थियां क्या होते हैं, बोन्स क्या होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और इसके बाद हम उपास्थि के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो इन लोग के बारे में एक एक करके डिस्कस करते चलेंगे, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले हम अस्थि की बात करते हैं। तो जो हमारे शरीर में अस्थियां होती हैं वो कैसी होती हैं, कठोर होती हैं। सबसे पहले तो कठोर होती हैं और कठोर के साथ साथ ये मजबूत भी होती हैं, मजबूत। ठीक है फ्रेंड्स। और ये बने किसके होते हैं, ये मुख्यतः कैल्शियम और मैग्नीशियम के फास्फेट से बने होते हैं। कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के फास्फेट से बने होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और ये कैसे होते हैं, कठोर और मजबूत होते हैं, फ्लेक्सिबल बिल्कुल भी नहीं होते। और क्या है, बहुत सारे छोटी छोटी अस्थियां मिलकर क्या करते हैं, एक कंकाल तंत्र का निर्माण करते हैं। जैसे कि हमने अभी पीछे बताया, जैसे कि हम बात कर ले फीमर्स, ठीक है, फीमर्स, ह्यूमर्स, अल्ना, रेडियस, स्कल, मतलब वर्टिब्रल कॉलम, इस तरह से बहुत छोटे छोटे पार्ट हैं जो एक दूसरे से ज्वाइंट्स होकर क्या किए हैं, एक पूरा कंकाल यानी कंकाल तंत्र यानी स्केलेटन सिस्टम यानी पूरे बॉडी को ढांचा दे दिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से छोटे छोटे अस्थियों के मिलने से एक कंकाल तंत्र का निर्माण हो गया है। तो इसकी बात करें आगे कि यह क्या है, विभिन्न प्रकार के अस्थियों के निर्माण से बना हुआ है। विभिन्न प्रकार के बोन के संयोजन से बना हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स। क्या है, ये विभिन्न प्रकार के छोटे बड़े अस्थियों से बना हुआ है। और फ्रेंड्स जो बोन्स होते हैं वो एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। क्या होते हैं, ये कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। जैसे कि हम टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़ रहे थे, जो टिश्यू था, जो कनेक्टिव टिश्यू, उसमें भी बोन्स को हम पढ़े थे। जैसे कि हम तरल संयोजी ऊतक की बात कर रहे थे वहाँ पे, तो तरल संयोजी ऊतक में हम यहाँ पढ़े थे, उसमें ब्लड होता है। ठीक है। उसी तरह जो कनेक्टिव टिश्यू में हम यहाँ पे अस्थियों को भी पढ़े थे, तो ये भी क्या है, कनेक्टिव टिश्यू में भी इसको काउंट करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू में ही पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन पूछ लेता है, आपको ऑप्शन दे देगा कि इसमें कौन सा कनेक्टिव टिश्यू नहीं है या फिर कनेक्टिव टिश्यू है। 4 ऑप्शन डिफरेंट टाइप के दे दिए जाएंगे, उसमें आपका इसमें बोन्स भी दे देगा। तो इस बात को आप ध्यान रखिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 1-2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है ये। ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह हो गया। अब हम आगे बात करते हैं इसी में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम अस्थियों के बारे में पढ़ रहे थे, और इसकी हम बात करें कि जो अस्थियों का निर्माण होता है, वो किससे होता है, उपास्थियों से होता है। सबसे पहले जो भ्रूण में मेसोडर्म होता है उससे उपास्थि का ही निर्माण होता है। उसके बाद धीरे धीरे जब विकास होता है तो फिर वो अस्थियों में रूपांतरण हो जाती है। तो यानी उपास्थियों से जो अस्थियों का निर्माण होता है, अस्थियों का, इसको क्या कहते हैं,
इस प्रक्रिया को अस्थि निर्माण या फिर ओसिफिकेशन, क्या कहते हैं फ्रेंड्स, ओसिफिकेशन। तो जो अस्थियां होती हैं वो क्या है, पहले तो उनका उपास्थियों का निर्माण होता है, उपास्थियों से वो रूपांतरण होकर धीरे धीरे जो अस्थियां होती हैं वो कठोर और मजबूत संरचना बना लेती है, संरचना बना लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस प्रक्रिया को जो चेंज होता है, रूपांतरित होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अस्थि निर्माण, या इंग्लिश में भी कभी कभी पूछ जाता है तो इसको क्या कहते हैं, ओसिफिकेशन। ओसिफिकेशन के नाम से इसको जानते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम के लिए बन सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे बात कर लेते हैं कि जो अस्थियां होते हैं, तो अस्थियों का निर्माण करने वाले क्या है, किसी न किसी कोशिका से ही निर्माण हो रहा होगा, क्योंकि कोशिका ही मिलके क्या बनाते हैं, ये टिश्यू बनाते हैं। क्योंकि बहुत सारे सेल्स जो हैं जिनका संरचना और इनका वर्किंग फंक्शन एक होता है, वो मिलके क्या बनाते हैं, ऊतक बनाते हैं, जो कि बोन भी एक क्या है, ऊतक है, यानी टिश्यू के रूप में भी यह जाना जाता है, क्योंकि बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर ये भी बनता है। तो इनमें जो बोन के निर्माण करने वाले जो सेल्स हैं उनको क्या कहते हैं, तो इसमें दो प्रकार के सेल्स मिलकर बोन्स बनाते हैं। कितने, दो प्रकार के सेल। पहले सेल की बात करें हम, तो पहला सेल होता है ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है। अब दूसरे सेल की बात करें तो दूसरा सेल होता है ऑस्टियोक्लास्ट। ठीक है फ्रेंड्स, ये दो सेल हैं जो कि मिलकर बोन्स का निर्माण करते हैं, हड्डियों का निर्माण करते हैं। और हड्डियों का निर्माण करने की बात करें तो जो बोन्स होते हैं, ये दोनों बोन्स, तो ये जो ऑस्टियोब्लास्ट है, ये जो बोन्स के ऊपरी परत को निर्माण करते हैं, ऊपरी भाग को, जो आवरण के रूप में काम करती है। और ये जो ऑस्टियोक्लास्ट है, ये क्या करता है, ये मैरो कैविटी का निर्माण करता है, यानी आंतरिक भागों का निर्माण करता है। ये क्या करता है, बाह्य भागों को, और ये क्या करता है, आंतरिक भागों को। ठीक है फ्रेंड्स, आंतरिक भाग की बात, बाह्य भाग की बात करें तो ये आवरण के रूप में इसका काम करता है, आवरण के रूप में। और ये क्या करता है, मैरो कैविटी का निर्माण करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे कि ये क्या है, जो सबसे बड़ी हमारी अस्थि है यानी हड्डी है, वो क्या है, जांघों की अस्थियां होती हैं। तो उसके बारे में हम, जो कि फीमर कहते हैं उसको, तो उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं कि किस तरह से ये दोनों जो सेल्स होते हैं किस तरह के, उनमें कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। क्योंकि चित्र के माध्यम से बहुत जल्दी क्लियर हो जाता है और काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चीज़ें याद रहती हैं। तो जैसे कि हम बात कर लें, इस तरह से बोन्स होते हैं। और बोन्स का जो ये वाला पार्ट होता है, ये क्या होता है, बोन्स कैविटी, जिसमें क्या है, इसमें तरल और गाढ़ा पदार्थ भरे होते हैं, मटेरियल भरे होते हैं ये बोन कैविटी में। तो ये क्या है, बोन कैविटी, जिसमें क्या है, बोन मैरो भरा होता है, बोन मैरो। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें बोन मैरो, ये जो इसमें जो खाली जगह ये आपको दिख रहा है इतने भाग में, ये क्या है, इसमें ये पूरा बोन कैविटी है, बोन कैविटी। अब इसमें बोन मैरो भरा होता है, जो कि गाढ़ा और तरल पदार्थ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो ये वाले भाग, जो ये खाली वाले भाग दिख रहे हैं, ये क्या होता है, ये इसके आवरण के रूप में काम करता है, जो कि बहुत ही कठोर और मजबूत होता है, जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के ये फास्फेट से बने होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स,
ये जो आवरण के रूप में होता है, जो कैल्शियम और मैग्नीशियम फास्फेट से बना होता है, उसको वो कौन से सेल से बना होता है? वो बना होता है ऑस्टियोब्लास्ट। यानी जो ये वाला पार्ट होता है, इसके अगर सेल की बात करें तो ऑस्टियोब्लास्ट नामक सेल से निर्माण होता है। अभी इसकी हम कैविटी की बात करें, जो बोन कैविटी है वो किससे निर्मित होता है, किस सेल से? इसके सेल का नाम है ऑस्टियोक्लास्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो बोन की ऊपरी आवरण होता है, जो कि कठोर और मजबूत होता है, किस सेल का बना होता है, यानी किस कोशिका से निर्माण उसका हुआ रहता है, तो वो क्या होता है? ऑस्टियोब्लास्ट। और जो आंतरिक भाग में जिसमें बोन मैरो पाया जाता है, बोन कैविटी होता है, वो किससे निर्माण होता है? तो ऑस्टियोक्लास्ट से निर्माण होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके ऊपर एक आवरण पाया जाता है कुछ इस तरह से, जो बोन्स होते हैं उनके ऊपर इस तरह से आवरण पाया जाता है। इस आवरण को हम क्या कहते हैं? इस आवरण को पेरियोस्टेम, हिंदी में बोले तो इसको परिअस्थिका हिंदी में परिअस्थिका कहते हैं। जो ये आवरण इस पे पाया जाता है, ये क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक होता है, तरल संयोजी ऊतक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इसकी काम की बात करें कि इसका फंक्शन क्या है, एक इसका वर्क क्या है, तो ये क्या करता है? जैसे हड्डियों से और पेशियों से, या फिर पेशियां या हड्डियां को जोड़ने का काम करती है। ठीक है फ्रेंड्स, जो इसके ऊपर जो मसल्स होते हैं, जो भी हड्डियों के ऊपर मसल्स होते हैं और जो हड्डियां होते हैं, उसके बीच में ये पाया जाता है ये लेयर, जो कि एक तरल संयोजी ऊतक होता है। और इसी के माध्यम से या तो हड्डियां एक दूसरे से हड्डियों के साथ जुड़ जाती हैं, या तो पेशियां एक दूसरे के पेशियों के साथ जुड़ जाती हैं, या फिर पेशियां या हड्डियां एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं। तो फ्रेंड्स, जब हड्डियां और हड्डियां जुड़ती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे लिंगामेंट कहते हैं, लिंगामेंट। ठीक है फ्रेंड्स, और जो पेशियां जुड़ती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं, टेंडन। अब जो पेशियां और हड्डियां एक दूसरे से जुड़ती हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे भी टेंडन ही कहते हैं, टेंडन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से ये एग्जाम में, एवी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि हड्डियों से हड्डियों को जोड़ने वाले जो ज्वाइंट्स करता है, सबसे पहले तो पूछ देगा किसके माध्यम से होता है, तो परिअस्थिका यानी पेरियोस्टेम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो हड्डियां जुड़ती हैं उसको क्या कहते हैं? लिंगामेंट कहते हैं। और जो पेशियां एक दूसरे से जुड़ती हैं उसे टेंडन कहते हैं। और पेशियां और अस्थियां एक दूसरे से जुड़ती हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे भी टेंडन ही कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे पढ़ेंगे कि जो बोन मैरो होता है, वो बोन मैरो क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, उन सारी चीज़ों को आगे हम डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आगे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे कि हमने अभी अस्थि का, आपका बोन्स का चित्र दिखाया था, उसमें हमने थोड़ी बात करी थी, उसमें बोन मैरो। तो बोन मैरो के बारे में थोड़ी सी डिस्कस करते हैं कि बोन मैरो क्या होते हैं और ये कहाँ, विशेष रूप से कहाँ पाए जाते हैं। तो बोन मैरो, ठीक है फ्रेंड्स, यानी अस्थि मज्जा, इसको हिंदी में बोले तो अस्थि मज्जा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। तो ये जो ऐसी अस्थियां जो क्या होती हैं, लंबी होती हैं और खोखली होती हैं, उसमें ही बोन मैरो विशेष रूप से पाया जाता है। जो अस्थियां छोटी होती हैं और खोखली नहीं होती, उसमें बोन मैरो नहीं पाया जाता। हम यहीं पे बात कर लें
कि वो अस्थियां ऐसे कौन कौन है, तो हम यहाँ पे देखेंगे एक दो अस्थियों के नाम। जैसे हम बात कर ले यहाँ पे ह्यूमरस, ठीक है फ्रेंड्स, जो कि हाथों में पाया जाता है। और दूसरे की हम बात कर ले तो फीमर, जो कि पैरों में पाया जाता है, जो जांघों की हड्डियां हैं, ठीक है। तो क्या है, ये हमारे जो बॉडी है उसमें सबसे बड़ी हड्डी की बात करें तो फीमर है, और उससे छोटी बात करें सेकंड नंबर की तो ह्यूमर है। ह्यूमर जो हाथों में पाया जाता है और जो क्या करता है, हमारी हैंड्स को कंधों से ज्वाइंट्स कराता है, यानी अंश मेखला से ये ज्वाइंट होता है। अगर हम फीमर की बात करें तो फीमर हमारे जांघ वाले हड्डियों पार्ट में पाया जाता है, जो कि क्या करता है, सुरोड़ी मेखला को, इस सुरोड़ी मेखला से फीमर को ज्वाइंट करके रखता है, और ये सारे मिलकर क्या करते हैं, पूरे एक टांग का निर्माण कर लेते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो ह्यूमर होता है, ह्यूमरस, वो कहाँ पाया जाता है, हाथों में पाया जाता है, और पूरे हैंड्स को पूरे बॉडी से ज्वाइंट्स करके रखता है। ये ज्वाइंट्स होता कहाँ है, तो अंश मेखला में जाके ह्यूमरस जुड़ता है। और फीमर क्या है, फीमर हमारे टांगों का निर्माण करता है, और इसको ज्वाइंट्स कहाँ पे करता है, तो ज्वाइंट्स हमारे ये सुरोड़ी मेखला वाले भागों में जाकर हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से दो यहाँ पे बोन्स देख लिए हमने, और इसी बोन्स में सबसे ज़्यादा क्या बनते हैं, बोन मैरो बनते हैं। इन दो में ही बोन मैरो सबसे ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। तो बोन मैरो हम देखेंगे कहाँ कहाँ पे बनते हैं। तो हम जैसे फीमर की बात कर लें, यहाँ पे जो फीमर है इसकी बात कर लें, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि जब आप चित्र के माध्यम से समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी सारी चीज़ें। कुछ इस तरह से होता है, और जो बीच में ये कैविटी होता है, इस तरह से इसमें कैविटी बना होता है, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से इसमें कैविटी बने होते हैं। अब इस कैविटी में अर्ध तरल गाढ़ा पदार्थ भरा होता है। कैसा पदार्थ भरा होता है, अर्ध तरल गाढ़ा। कैसा होता है, अर्ध तरल गाढ़ा पदार्थ भरा होता है, ठीक है। और जो ये किनारे किनारे वाले भाग होते हैं, इसमें अलग टाइप के इसमें बनते हैं मटेरियल, और जो बीच वाले भाग में होते हैं वो अलग टाइप के मटेरियल भरे होते हैं। तो सबसे पहले हम बोन मैरो की बात कर लेते हैं। तो बोन मैरो इन्हीं खोखली अस्थियों में और लंबी अस्थियों में बनता है। तो बोन मैरो के दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। अगर हम पहले पार्ट की बात करें तो पहला होता है एलो बोन मैरो, ठीक है फ्रेंड्स। अगर हम दूसरे की बात कर लें तो दूसरा होता है रेड बोन मैरो, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से, यानी हिंदी में बात कर लें तो पीला अस्थि मज्जा, ठीक है फ्रेंड्स। इसकी बात करें तो लाल अस्थि मज्जा। तो यहाँ पे हमने देखा कि बोन मैरो को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, दो भागों में, येलो बोन मैरो और रेड बोन मैरो। तो इसको हम देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। जैसे कि हमने बोन्स यानी फीमर का यहाँ पे हमने एक डायग्राम बना रखा है। तो जो रेड बोन मैरो होता है वो किनारे किनारे पर पाए जाते हैं। यहाँ पे किनारे किनारे पे क्या पाए जाते हैं, रेड बोन मैरो, ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो रेड बोन मैरो है उसमें क्या क्या बनता है, तो इसमें मुख्य रूप से 3 चीज़ें बनते हैं। पहले की बात करें तो आरबीसी, और दूसरे की बात करें तो डब्ल्यूबीसी, तीसरे की बात करें तो
प्लेटलेट्स। ठीक है फ्रेंड्स, यानी जो किनारे किनारे वाले जो भाग होते हैं बोन्स के, उसमें उस बोन मैरो से 3 चीज़ों का मुख्यतः निर्माण होता है। वो 3 चीज़ कौन कौन से हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है फ्रेंड्स, इन चीज़ों का निर्माण यहीं से होता है। अब हम आगे बात कर लेते हैं येलो बोन मैरो। जो येलो बोन मैरो होते हैं वो किनारे किनारे पे नहीं पाए जाते। वो कहाँ पाए जाते हैं? वो इस वाले भाग में पाए जाते हैं, बीच वाले भाग में, यहाँ पे पाए जाते हैं येलो बोन मैरो। ठीक है फ्रेंड्स, इस बोन मैरो में क्या बनते हैं? तो यहाँ पे मुख्यतः डब्ल्यूबीसी का कुछ मात्रा बनता है, कुछ मात्रा बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने देख लिया कि बोन मैरो मुख्यतः यहाँ पे क्या क्या देखा। हमने देखा कि बोन मैरो जो मुख्यतः होते हैं 2 तरह के होते हैं। कौन कौन सा? येलो बोन मैरो और दूसरा रेड बोन मैरो। ये कहाँ पाए जाते हैं? तो वो उन अस्थियों में पाए जाते हैं जिनकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है और क्या होते हैं? आंतरिक भागों में खोखली होती है, यानी कैविटी बने होते हैं। कैविटी की बात करें तो ये जो कैविटी बना हुआ है इसके अंदर, इसमें ही बोन मैरो का निर्माण होता है और इसे क्या कहते हैं? बोन पदार्थ भरे होते हैं, जो कि अर्ध तरल पदार्थ भरे होते हैं। ये बोन मैरो का है, बोन मैरो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन चीज़ों को हमने क्लियर कर लिया, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में पूछ लेते हैं 1-2 क्वेश्चन, तो इन चीज़ों को आप मोस्टली ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं कि इसमें जो बोन मैरो है, बोन मैरो के बारे में तो पढ़ लिया। अब आगे पढ़ेंगे कि जो बोन्स होते हैं उनको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसके बाद हम कार्टिलेज के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करते हैं अस्थियों के बारे में। जो बोन्स होते हैं उनको कितने भागों में डिवाइड किया गया है, टाइप्स ऑफ बोन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। अगर हम पहले भाग की बात करें तो इसे क्या कहते हैं? इसे हिंदी में बोले तो काला जाति अस्थि। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इसे इंग्लिश में बोले तो इन्वेस्टिंग बोन्स। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर हम इसकी बात करें कि दूसरा कौन सा होता है, तो दूसरा होता है उपास्थि जात बोन, यानी अस्थि। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से अगर इसको इंग्लिश में बोले तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं कार्टिलेजिनियस। ठीक है, तो जो बोन्स ऑफ टाइप है 2 तरह के हैं, काला जाति बोन्स और उपास्थि जात बोन्स। तो यहाँ पे हम बात कर लें कि ये कहाँ पे बॉडी में पाया जाता है, तो ये क्या होते हैं? सबसे कठोर हमारे बॉडी में होते हैं, यानी सबसे कठोर और मजबूत की बात करें तो काला जाति बोन्स यानी इन्वेस्टिंग बोन्स होते हैं। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? जैसे मानव खोपड़ी। ये उन स्थानों पे ज़्यादा पाए जाते हैं जहाँ पे ज़्यादा मजबूती की आवश्यकता होती है। तो ये कहाँ पाया जाता है? मानव खोपड़ी में, और ये कंधों में भी पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर यहीं पे हम उपास्थि जात यानी कार्टिलेजिनियस की बात करें तो ये कहाँ पाए जाते हैं? ये बहुत सारे जगहों पे पाए जाते हैं। जैसे कि बात करें कि उपास्थि जात बोन्स, तो ये क्या है? इसका निर्माण सबसे पहले उपास्थि का होता है और ये रूपांतरित होकर, यानी इसका ट्रांसफार्मिंग होकर ये कठोर और मजबूत एक हड्डी बना लेते हैं, यानी बोन्स बना लेते हैं, जो कि निर्माण होकर विभिन्न संरचनाओं में बढ़ जाते हैं। जैसे कि हम बात करें इसमें, तो सबसे पहले बात करें तो हाथ, ये जो हाथ की हड्डियां होती हैं, हाथ, पैर, वर्टिब्रल कॉलम, और ये सारे जो होते हैं पहले होते हैं उपास्थि, यानी पहले कार्टिलेज होते हैं, और इनका जैसे जैसे विकास करता है बच्चा, धीरे धीरे बढ़ता जाता है, उसी हिसाब से इसका रूपांतरण होता जाता है। रूपांतरण होकर ये
उपास्थि से मजबूत अस्थियां बनने लगते हैं और अस्थियों बनकर ये एक महत्वपूर्ण और वेल डेवलप अंग बन जाते हैं। जैसे कि हाथ की बात करें, पैर, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बात कर लें हम वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कशेरुकी दंड। तो इस तरह के किस में आते हैं, उपास्थि मज्जा यानी कार्टिलेजिनियस में आते हैं, जिनका क्या है डायरेक्टली नहीं बनता, वो पहले उपास्थि होते हैं। उपास्थि के पश्चात ये रूपांतरण होकर जैसे जैसे एज बढ़ता है, जैसे जैसे बच्चा विकसित होता है, उसके हिसाब से ये बढ़ते जाते हैं और रूपांतरण होकर मजबूत और कठोर संरचना बना लेते हैं। तो इस तरह से टाइप ऑफ बोन्स को देख लिए। अब आगे हम देखते हैं कार्टिलेज के बारे में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम उपास्थि के बारे में यहाँ पे देखेंगे। उपास्थि यानी कार्टिलेज, 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 ठीक है फ्रेंड्स, यानी हिंदी में बोले तो उपास्थि, उपास्थि, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे कि यहाँ पे हम एक डायग्राम बना रखे हैं, तो डायग्राम में सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कार्टिलेज होता है यानी उपास्थि होता है वो कहाँ पाया जाता है। तो जो उपास्थि होता है वो जो लंबी लंबी बड़ी हड्डियाँ होती हैं उनके किनारे पे पाया जाता है, जहाँ पर कि दो अस्थियों का जोड़ होता है। जैसे कि हम इस भाग की बात करें इस चित्र में, तो जो ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको ब्लैक वाला, यहाँ पे क्या है, उपास्थि है। यानी हम यहाँ पे बात कर लें कि जो ये टांग की हड्डियाँ हैं, जो घुटने की ये चित्र बना रखा है हमने, वहाँ पे जो दो हड्डियों की ज्वाइंट्स होती हैं, उनके ज्वाइंट्स में जो अंदर वाले भाग होते हैं वहीं पे उपास्थि पाए जाते हैं। जैसे कि ये आप काला वाले भाग इसमें भी आप देख रहे होंगे, यहीं पे पाया जाता है। और यहाँ पे हम बात कर लें तो जो ये वाला एरिया है ये क्या है, संधि क्षेत्र कहलाता है। संधि क्षेत्र जिसमें क्या है साइनोमोवियल झिल्ली बनी होती है, और उस झिल्ली में क्या होता है, उस झिल्ली में साइनोवियल तरल पदार्थ भरा होता है। साइनोवियल तरल पदार्थ क्या करता है, जो ये ज्वाइंट्स होते हैं उस साइनोवियल तरल पदार्थ के माध्यम से घिसने से उनको बचाता है। यानी जो फ्रिक्शन होता है ज्वाइंट्स के बीच में, उस ज्वाइंट्स को फ्रिक्शन को कम करता है और उनको घिसने से बचाता है, और वह लंबे टाइम तक चलता है। जैसे कि मशीन के जो भी मशीनरी पार्ट होते हैं, उस पार्ट के ज्वाइंट्स भाग में जहाँ पे मूवेबल होते हैं, जहाँ ट्रांसमिशन वाले पार्ट होते हैं, उस ट्रांसमिशन वाले पार्ट में भी हम लुब्रिकेंट का यूज करते हैं, जिसे हम मोबिल ऑयल बोलते हैं या ग्रीस बोलते हैं। जहाँ पे जिसकी ज़रूरत होती है वहाँ पे हम यूज करते हैं। उसी तरह पे जहाँ पे हमारे हड्डियाँ ज्वाइंट्स होती हैं, जहाँ पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, वहाँ पे क्या है, उस ज्वाइंट्स पे फ्रिक्शन ज़्यादा पैदा होगा। जहाँ पे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए एक साइनोमोवियल झिल्ली होती है। झिल्ली में पैक साइनोमोवियल तरल पदार्थ होता है, जो कि इससे फ्रिक्शन से इसको रक्षा प्रदान करता है। और ये दोनों साइड से अस्थियां हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे देख लिया कि उपास्थि कहाँ पाए जाते हैं। अगर हम बात करें कि उपास्थि का निर्माण किस सेल से हुआ है, तो उपास्थि का निर्माण कार्डोसाइट्स एक सेल होता है जिसके माध्यम से इसका निर्माण होता है। जैसे कि हमने अभी पीछे भी पढ़ा था कि अस्थि का निर्माण दो प्रकार के सेल से हुआ था, उसी तरह से जो उपास्थि है उसके भी निर्माण एक सेल के माध्यम से होता है, ठीक है। क्योंकि उपास्थि भी एक प्रकार का क्या है, ऊतक है, और ऊतक का हमने पढ़ा था कि विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं को मिलकर ऊतक बनाते हैं। उसी तरह से इसमें क्या है, कार्डोसाइट्स सेल हैं जो कि मिलकर एक उपास्थि का निर्माण, वेल डेवलप उपास्थि का निर्माण करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगर इसमें बात करें कि एक कोलेजन तंतु होता है जो कि क्या करता है, इसको मजबूती प्रदान करता है, तो इस तंतु के भी मिलकर ये उपास्थि बना होता है। और हम बात करें कि जो हड्डियां होते हैं, जब इन दोनों का निर्माण अस्थियों से होता है, इन दोनों का निर्माण कोशिकाओं से होता है, तो जो हड्डियां हैं वो मजबूत क्यों होती हैं और जो उपास्थि है वो लचीला क्यों होती हैं? क्योंकि जो कार्टिलेज होते हैं, जो उपास्थि होते हैं, वो लचीले होते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आप इसके एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जैसे कि कान की अस्थियां, कान की अस्थियां,
अस्थियां इसको नहीं कहेंगे, कान की उपास्थि हम सीधा बोलते हैं, उपास्थि, यानी जो कान में जो है वहाँ पड़े हुए, जो कि क्या करते हैं, कान को बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करते हैं। हम कान को किधर भी मोड़ सकते हैं और कान को किधर भी हम मरोड़ सकते हैं। तो इस तरह से कान में क्या पाए जाते हैं, उपास्थि पाया जाता है। हम देखते हैं कि नाक वाला भाग भी जो हमारा है वो क्या है, बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, लेकिन क्या है, मजबूत है। तो वहाँ भी क्या है, नाक वाले भाग में भी उपास्थि पाया जाता है। तो फ्रेंड्स हम बात कर रहे थे यहाँ पे, हमने तो एग्जाम्पल देख लिया, अब यहाँ पे बात कर रहे थे कि अस्थियां में ऐसी क्या चीज़ पाई जाती है जो कि मजबूत होती हैं और उपास्थि में ऐसा क्या चीज़ नहीं पाया जाता, और क्या चीज़ ऐसा पाया जाता है जो कि फ्लेक्सिबल होता है लेकिन अस्थि फ्लेक्सिबल नहीं होता है। तो हम बोन और कार्टिलेज की बात करें तो अस्थियां किसके निर्माण से होता है, उनमें मुख्यतः किन पदार्थों के मिलने से बनता है, तो कैल्शियम, मैग्नीशियम के, फास्फोरस के मिलने से होते हैं, फास्फोरस। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन अगर हम यहीं पे बात कर लें, ये तो बोन की बात हो गई, यहीं पे हम कार्टिलेज की बात कर लें, कार्टिलेज। ठीक है फ्रेंड्स, तो कार्टिलेज का निर्माण किससे होता है, मैग्नीशियम तो होता ही है, मैग्नीशियम के फास्फेट। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन कैल्शियम नहीं होता। इसके जगह पे क्या होता है, इसके जगह पे होता है कार्डिएटिन। एक पदार्थ होता है जिसके माध्यम से, कार्डिएटिन के माध्यम से, कैल्शियम के स्थान पर कार्डिएटिन पाया जाता है, जिसके माध्यम से जो कार्टिलेज होते हैं, उपास्थि होते हैं, वो क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, अस्थियों की तरह मजबूत नहीं, कठोर नहीं होते हैं, मजबूत तो होते ही हैं क्योंकि अस्थियों से ज़्यादा मजबूती इनमें होता है। और जो उपास्थि होता है फ्रेंड्स, उस पे क्या है, नोट करने वाली बात है कि जो उपास्थि होता है उसमें क्या है, ब्लड वेसल्स नहीं पाए जाते हैं, ब्लड वेसल्स नहीं पाए जाते, यानी रक्त वाहिकाएं नहीं पाए जाते उसमें। जो कार्टिलेज, जहां पर भी कार्टिलेज होते हैं उसमें रक्त वाहिकाएं नहीं पाए जाते, और ये क्या होते हैं, ये संवेदनहीन होते हैं, संवेदनहीन होते हैं, यानी इसमें संवेदना का पता नहीं चल पाता, यानी इसमें नर्वस सिस्टम काम नहीं करता है, यानी तंत्रिका, इसमें तंत्रिका ऊतक नहीं होता है, जिसके माध्यम से अगर कार्टिलेज में अगर कुछ भी हो जाए तो वहाँ पे हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि जो ये कार्टिलेज, जैसे कि यहाँ पे उपास्थि की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे बहुत, पैर की अगर बात करें तो पैर की जो नी की ज्वाइंट होती है उस पर बहुत ज़्यादा, यानी पूरे शरीर का भार होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। अगर ऐसा होता कि तंत्रिका ऊतक होता वहाँ पे, जैसे कि और भागों में है, अगर हम कांटे चुभो दें तो हमें तुरंत पता चल जाता है, उसी तरह यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाए तो क्या है, हमें पता चलता, लेकिन यहाँ पे हमें कोई दर्द और कोई पेन नहीं होता। इसी कारण, क्योंकि इस कार्टिलेज में कोई नर्वस सिस्टम, नर्वस टिश्यू नहीं होता है यहाँ पे, इस वजह से हमें कार्टिलेज में कोई दर्द वैसा नहीं होता है। लेकिन जब यही कार्टिलेज घिस जाता है, घिसने के बाद जैसे कि बुढ़ापे आ जाती है, और बुढ़ापे में क्या है, ये कार्टिलेज धीरे धीरे घिसने लगते हैं, और ये जो साइनोवियल जो होते हैं, ये तरल पदार्थ हो क्या होते हैं, कम होने लगते हैं बुढ़ापे में, जिससे क्या है, कार्टिलेज घिसने लगते हैं, और ज़्यादा प्रेशर कहाँ पड़ने लगता है, हड्डियों पे पड़ने लगता है। तो आप देखते होंगे कि जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं वो ज़्यादा चल फिर लेते हैं, या फिर ज़्यादा पैर को फोल्ड कर लेते हैं, या एक्सरसाइज वगैरह कर लेते हैं, तो उनके जॉइंट्स पे जो होते हैं उनके क्या है, पेन होने लगते हैं, यानी दर्द उत्पन्न हो जाता है। तो यही कारण है फ्रेंड्स कि ये जो कार्टिलेज है घिस जाते हैं बुढ़ापे में धीरे धीरे करके, क्योंकि यहाँ पे जो साइनोवियल ऑयल होता है वो क्या है, जो तरल पदार्थ होता है वो कम होने लगते हैं, जिससे फ्रिक्शन कारक घिसने लगते हैं और उनको दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह की चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो हम इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक को लेकर हम आगे और भी इसमें चीज़ें में पढ़ने वाले हैं। आगे हम पढ़ेंगे इसमें बहुत सारी चीज़ों की, जैसे कि हमारे पार्ट्स में बहुत सारे छोटे बड़े अस्थियाँ मिलकर एक कंकाल तंत्र का निर्माण करते हैं। तो हम उन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे कि कौन सी अस्थि कितने नंबर ऑफ क्वांटिटी में मिला है, किस जॉइंट्स पे क्या मिला हुआ है। तो बहुत सारे जॉइंट्स के बारे में भी पढ़ेंगे, और नंबर ऑफ
जो बोन्स हैं उनके भी बारे में पढ़ेंगे कि कहाँ पे कितने बोन्स हैं, किस संख्या में बोन्स हैं। जैसे कि हम बात कर लें कि खोपड़ी स्कल में कितने बोन्स हैं और वर्टिब्रल कॉलम में कितने बोन्स हैं और हमारे हाथों के पंजों में। तो इस टाइप के हम बहुत सारी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें और अपने स्टडी ग्रुप और अपने प्रिपरेशन करने वाले फ्रेंडों को भी शेयर कर दें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस चीज़ का लाभ मिल सकते और जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनके लिए यह बेनिफिशियल हो। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट डे मिलते हैं फिर से।